देखिए, ये वाली जो थ्योरीज हमने बात की है लास्ट टाइम, तो ये इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं जो मैंने डिस्कस की हैं आपके साथ में। और ये अक्सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है, नाम से भी पूछी जाती है कि इस थ्योरी को मेंशन कीजिए। ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंगली इसको इलेबोरेट करना होगा। मेजर जो इनके पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। इसके अलावा भी कुछ एक थ्योरीज रह जाती हैं जो बुक्स में आपको मिलेंगी। जब आपको लाइब्रेरी से बुक मिल जाएगी तो उसमें आप देख पाएंगे। ठीक है, पढ़ने को आप वो भी पढ़ सकते हैं, मगर वो थोड़ा कम पूछी जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। जैसे इसके अलावा अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल सिस्टम की थ्योरी है। और पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी स्लाइड पर नहीं है, मैं वैसे ही आपको उसका एक ब्रीफ बता दे रहा हूँ। पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी जो है वो सिंपल ये बता रही है कि उस देश में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, उस पर डिपेंड करेगी एंटरप्रेन्योर की ग्रोथ। ठीक है, तो अगर पॉलिटिकल पार्टी जो भी उस समय पे सत्ता में है वो एंटरप्रेन्योर्स की ग्रोथ चाहते हैं, तो वो ऐसी पॉलिसीज डिवाइस करते हैं कि उससे एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन को फायदा पहुंचे। तो पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी बेसिकली यही बताती है कि बहुत बड़े एस्पेक्ट पे अगर आप बात ना करें तो सीधे सीधे जो गवर्नमेंट है उस समय की, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उस समय का, वो एंटरप्रेन्योर्स की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण के तौर पर आप गुजरात को ले सकते हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में कई सारे स्टेट्स हैं, और सभी स्टेट्स कुछ अंडर डेवलप्ड है, कुछ डेवलप्ड है, कुछ डेवलपिंग है। ठीक है, स्टेट वाइज अगर मैं बात करूं, इंडिया ओवरऑल इज डेवलपिंग, लेकिन कुछ स्टेट डेवलप्ड है, कुछ सिटीज डेवलप्ड है। बैंगलोर खासकर, ठीक है, या आप हैदराबाद या फिर आप चेन्नई, ऐसे शहरों की बात करोगे तो दे कम्स इनटू मेट्रो सिटीज वेयर ऑल दी फैसिलिटीज आर देयर। तो ऐसे ही जो गुजरात है वो डेवलप्ड स्टेट में आता है। अगर आपको ज्ञात हो, अगर आपको मालूम हो, तो गुजरात में 90% ऑफ द पीपल दे आर बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर, दे हैव देयर ओन बिजनेसेस। हार्डली आपको 10-15% लोग मिलेंगे जो जॉब में होंगे, वरना हर घर में आपको बिजनेस मिलेगा, बिजनेस करते हुए मिलेंगे। ऐसा क्यों? तो पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी गिव्स द आंसर ऑफ दिस। सो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी, जो पिछले 15 साल 10 साल वहां की गवर्नमेंट रही, नरेंद्र मोदी रहे वहां के चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने जो पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट किया उसकी वजह से गुजरात का डेवलपमेंट बाकी स्टेट से ज्यादा फास्ट हो गया। वहां पर जमीन दिलाना इंटरप्रेन्योर्स को, 24 घंटे लाइट, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, और पॉलिसीज डिवाइस करना, सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना। सेफ एनवायरनमेंट ये भी बहुत जरूरी है कि आपको आपका बिजनेस सही से चलता रहे, वहाँ चोरी चकारी ना हो, लूटपाट ना हो। गुजरात इज टोटली सेफ। आप रात के 2 बजे भी वहां पर जो लेडीज हैं वो पूरे गहने पहन के घूमती है, तो वहाँ कोई चोरी चकारी डकैती नहीं है। बरेली में आप एक चेन डाल के घूम लीजिए रात में तो गला काट लेंगे आपका। ये हालत है ना। यूपी में अगर आप क्राइम की बात करें, कोई अगर यहाँ से कोई अगर जुलूस निकलता है, कुछ निकलता है, तो दुकानों के शटर खोल के आग लगा देते हैं, सामान लूट लेते हैं। तो बिजनेस भी सेफ नहीं है। मतलब 24 घंटे आप रह तो रहे, लेकिन पुलिस महकमा और जो सरकार है बेसिकली उसका इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी ये कहती है। ठीक है, मैंने ओवरव्यू बता दिया है, बाकी आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। इसके अलावा एक और थ्योरी जो कभी कभार पूछ ली जाती है वो है एक्सपोजर थ्योरी। एक्सपोजर थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एक्सपोजर, as the name suggests you, depends on the experience which the entrepreneur is having. अब थोड़ा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, एक्सपीरियंस की जब हम बात करते हैं तो कभी भी आप एक जगह पर ही अगर कई सालों से आप कुछ काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हम उसको एक्सपीरियंस कह देते हैं। कि साहब एक क्लर्क है, क्लर्क वो पिछले 10 साल से एक ही काम कर रहा है, तो हम उसको कह देंगे कि ही इज एन एक्सपीरियंस पर्सन, क्योंकि उसको उस काम का एक्सपीरियंस है। एक्सपोजर क्या होता है? एक्सपोजर होता है डिफरेंट डिफरेंट चीजों का एक्सपीरियंस, एक ही चीज में नहीं, डिफरेंट। ठीक है, तो जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा एंटरप्रेन्योर के लिए,
एक्सपोजर थ्योरी ये कहती है कि जितना ज्यादा एंटरप्रेन्योर को एक्सपोजर होगा डिफरेंट चीजों का, डिफरेंट सिनेरियो का, वो उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस का, दूसरे बिजनेसेस का, ये अपनी इंडस्ट्री का, दूसरी इंडस्ट्री का, फिर साथ में बाहर के विदेशों में क्या चल रहा है, ठीक है, विदेशों में क्या डिमांड में है, घर में क्या डिमांड में है, प्राइस क्या है, डिमांड सप्लाई का खेल क्या है, ये आपका एक्सपोजर बता रहा है। तो जितना ज्यादा आप अपने आप को एक्सपोज करेंगे टू डिफरेंट थिंग्स, उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। ये एक्सपोजर थ्योरी कहती है। क्लियर है ये भी दोनों? यस तो एक मैंने एक ओवरव्यू बता दिया है, ठीक है। तो कुल मिला के आपकी 7 ये है, 8 पॉलिटिकल थ्योरी और 9 एक्सपोजर थ्योरी। तो ये 9-10 थ्योरी आपकी हो गई है, इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इतना ढंग से आप प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद फर्स्ट यूनिट में लास्ट टॉपिक मैं कहूंगा, बल्कि शायद एक आध टॉपिक अगर छूट भी रहा होगा तो मैं देख लूंगा, लास्ट ही समझिए इसको। प्रॉब्लम्स फेस बाय एंटरप्रेन्योर्स। अभी तक हमने बात की है जो भी, वो एंटरप्रेन्योर्स की, एंटरप्रेन्योर के फीचर्स, क्वालिटीज की, एंटरप्रेन्योरशिप की, प्रोसेस की, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर की, ये सब बात की है, थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योर की बात की है। लेकिन खासकर इंडिया में जब हम बात करें, इंडिया जैसे कंट्री में, देश में, एंटरप्रेन्योर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, कौन सी समस्याएं उनके सामने आती हैं, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देयर आर अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, a variety of problems that may come across to any entrepreneur who is doing business in India. So out of those variety of problems, few are major one, which the entrepreneur of any industry, any age, any stage can face. So what are those problems? Number one, look at your screen, traditional ideology. ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी, इसको हम कहते हैं ना पुरानी मानसिकता, रूढ़िवादी सोच, प्रॉपर हिंदी में वर्ड है रूढ़िवादी सोच। सो व्हाट दैट रूढ़िवादी सोच इज, व्हाट दैट पुरानी सोच इज, कि भाई जैसा चल रहा है, जो बिजनेस का फॉर्मेट है वही चलता है। अक्सर आपने देखा होगा कि पुराने जो बिजनेस जिनके फैमिलीज में हो रहा है ऑलरेडी, कई सालों से हो रहा है, और जिनके दादाजी या पापा जी बिजनेस में रहे हैं, पहले से रहे हैं, तो अगर आपके फोर फादर या ग्रैंड फादर ने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, और उसको बढ़ा के आपके फादर ने ले लिया, फिर फादर से आप पे आया, या आप कर रहे हैं या इंटरेस्ट ले रहे हैं उसमें, तो आप देखेंगे कि ट्रेडिशनल सोच कहीं ना कहीं दिखती है। आपके फादर और आप अगर बिजनेस में एक ही जगह पे बैठ रहे हैं, तो हमेशा फादर ये कहते हुए मिलेंगे कि नहीं नहीं, जैसा चल रहा है वैसे चलाओ, फालतू का कुछ इसमें इंट्रोड्यूस मत करो, इसके साथ कुछ खेल मत करो कि साहब जो चल रहा है वो भी चला जाए, लाइक दैट। तो कहने का मतलब क्या है कि नया कुछ ट्राई नहीं करना, कुछ नया इन्वॉल्व नहीं करना। जो बंधे हुए कस्टमर्स हैं वो आ रहे हैं शॉप पर, ठीक है, नए नहीं आ रहे, नए को बुलाने के लिए हम कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी नहीं रख रहे हैं शॉप्स पे या बिजनेस में कि नए अट्रैक्ट हो। सच काइंड ऑफ थिंग्स आर बेस्ड ऑन बेसिकली ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी, ठीक है, सोच पुरानी। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक समस्या है कि अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी विचारधारा को बदले। जैसे जैसे समय रहते चीजें बदलती हैं, वैसे वैसे आपको भी बदलना चाहिए। बरेली का आप एग्जाम्पल लीजिए, मैं वैसे ही बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। बरेली में आपने देखा होगा, कभी आप आलमेरीगंज रोड पे रहते हैं बच्चे या गए हो कभी, बहुत से ज्वेलर्स की शॉप्स हैं, यस सर बहुत से ज्वेलर्स की शॉप पे अगर आप ध्यान दें तो ज्यादातर जो ज्वेलर्स की शॉप है वो पिछले 20-25 सालों से एज इट इज है। वहां बैठने का ढंग, अगर नीचे बैठ रहे हैं तो नीचे ही बैठ रहे हैं, ठीक है,
चप्पल उतार के आपको अंदर जाना है तो आप वैसे ही जा रहे हो एज अ कस्टमर। दुकान में भी कुछ हाँ नहीं, देखा है, दुकान में भी कुछ नहीं बदला, वही पुराने शोकेस चल रहे हैं, वही उनका दिखाने का पैटर्न है, बदला ही नहीं कुछ। कुछ यस कुछ यस ज्वेलर्स सर। कुछ ज्वेलर्स हैं जिन्होंने बदला, जैसे राम कुमार ज्वेलर्स, पीसी ज्वेलर्स, हर साहेमल श्यामलाल ज्वेलर्स, काशीनाथ ज्वेलर्स, इन लोगों ने बदला। इन लोगों ने अपने शोरूम मॉडर्न किए, नई वैरायटी रखी, नए डिजाइन रखे, तो आज वो आगे बढ़ गए। ठीक है, बाकी ज्वेलर्स से आप देखा कि उनके शोरूम ज्यादा अच्छे हैं, उनके शोरूम्स और जगह पे खुल गए, कपिश ज्वेलर्स। तो ये बेसिकली आगे बढ़ गए। बाकी जो एज इट इज ट्रेडिशनल वे में चल रहे हैं बिजनेस, वो आज भी वैसे ही बैठे हैं जैसे चल रहे थे। कभी आप देखिए आगे जाके पुरानी शॉप्स है, उसी रोड पे थोड़ा आगे बढ़ो, गट्टूमल की शॉप देखी होगी आपने, नाम भी जानते होंगे, गट्टूमल, सुना है? यस सर। गट्टूमल, गट्टूमल बहुत बड़ा नाम है, आपको हंसी भी आ रही हो अगर, तो वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक यस सामान, सर। हकीम हकीम जो बेसिकली होते हैं, तो बहुत बड़ा स्टोर है गट्टूमल का। और वो अब से नहीं अब से नहीं, पिछले 50-60 सालों से वो दवाइयाँ और ये सारी चीजें दे रहे हैं, लेकिन जो बिजनेस करने का ढंग है वो बदला ही नहीं। जैसे उनके पिताजी करते रहे, दादाजी करते रहे, उनके बेटे भी वैसे ही चला रहे। वो उस स्टोर को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हैं, कुछ भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वो कर सकते हैं, नहीं करा तो वैसे ही है। ट्रेडिशनल वे में बिजनेस चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको ऑल ओवर इंडिया में मत ढूंढिए, अपने बरेली में ही आपको देख के मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आ रहा है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम यानी कि सोसाइटी मेनली। अब अगर कोई आगे बढ़ना भी चाहे, मान लीजिए आप बिजनेस को आगे बढ़ाना भी चाहिए चाहे, तो आपके सामने प्रॉब्लम आएगी सोसाइटी के तौर पर। सोसाइटी वाले जो लोग हैं वो आपको रोकेंगे, अपोज करेंगे कि यार क्या काम धंधा कर रहे हो, ये ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ ये चीज नहीं बिकती। ठीक है, हमने ऐसा कभी नहीं सुना, इसके कस्टमर्स कहाँ मिलेंगे तुम्हें, ऐसे। तो ये बेसिकली सोशल सिस्टम की प्रॉब्लम है। कभी आप देखिए कि कोई यंग अगर पर्सन है, young student who is a graduate from any university and he is having a different idea in his mind, तो सबसे पहले जब वो आइडिया शेयर करेगा अपनी फैमिली में, तो सबसे पहले उसकी फैमिली अपोज करेगी, बोले क्या बेकार की बातें कर रहे हो, ऐसा कभी होता है? उसके फादर, उसके मम्मी या घर वाले ही उसको बोलेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होता इसका मतलब ये है कि वो कुछ नया बात कर रहा है, तभी तो नहीं होता। और नई चीज को आगे ले जाने में लोग अपोज करते हैं, समझ रहे? तो जब वो सोसाइटी में जाएगा, सोसाइटी में डिस्कशन करेगा, सोसाइटी के लोगों से बात करेगा, लोग कहेंगे कि यार ये ऐसी चीज पहले कहाँ होती रही है, या ऐसी चीज तुमने कहाँ सुनी है, देखी है ना? तो वो अपोज करेंगे। तो सोसाइटल सिस्टम इज अगेन अ प्रॉब्लम फॉर यू। आपने कुछ बिजनेस सुने होंगे, उन्हीं में से एक बिजनेस है, अगर आपने सुना हो उसके बारे में, मैं आपको बताता हूँ। बैंगलोर में या मुंबई में है, कहीं बैंगलोर या मुंबई में एक एक एंटरप्रेन्योर ने एक बिजनेस शुरू किया, एक स्टार्टअप शुरू किया, और उसका नाम था भड़ास। सुना है आपने? भड़ास नाम से बिजनेस है। अब भड़ास में है क्या, उसका लॉजिक क्या है, पहले आप सुनिए। वो ये है कि आदमी आज की डेट में फ्रस्ट्रेट है, कहीं ना कहीं, हर आदमी डिफरेंट डिफरेंट चीजों से। अभी आप सुशांत का केस सुन ही रहे हैं, सुशांत का केस सुन ही रहे हैं सभी। ठीक है, भगवान जाने कि वो सुशांत ने सुसाइड किया था या मर्डर हुआ था, भगवान ही बताएगा। मुझे तो भरोसा छूट गया है कि सीबीआई कुछ बता पाएगी, क्योंकि केस कुछ शुरू हुआ था, अब ड्रग की तरफ मुड़ गया, बीच में कंगना कूद गई उसमें, अब पूरी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो गई है, अब वो केस किधर का किधर जा रहा है भगवान ही जानता है। तो लॉजिक ये है कि हर आदमी अपने यहाँ तो घर से फ्रस्ट्रेट है, या अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेट है, अपने कैरियर से फ्रस्ट्रेट है, या अपने ऑफिस में बॉस वगैरह से फ्रस्ट्रेट है। तो जो फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर डेवलप होती है धीरे धीरे, आप घुटते रहते हैं, वो निकाले कहाँ पर? ठीक है, तो उसके लिए भड़ास कैफे शुरू किया गया एंटरप्रेन्योर ने। उसमें क्या है कि टीवी, फ्रिज, सामान, एलईडी सब रखा है, मेज कुर्सी सब रखा है।
वहाँ जो लोग आते हैं कस्टमर्स, यू वोंट बिलीव, दे टेक द टिकट, पैसे से वो टिकट खरीदते हैं और वहां अंदर जाके सब सामान तोड़ते फोड़ते हैं, तोड़ा फोड़ी मचाते हैं वहां पर, टीवी फेंक के मारेंगे दीवार में, खूब जितना चाहिए आप। यस देखा होगा, सुना है? यस सर, यस सर, तो सर वो, मैंने टीवी पे देखा था। हाँ टीवी पे है वो, अच्छा खासा चल रहा है। वो नया आइडिया था, नया कंसेप्शन था। अब आप सोचिए कि वो अगर किसी से शेयर करता कि मैं ये बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, तो लोग उसको क्या कहते। तो ये सोशल सिस्टम है बेसिकली। तो उसके दिमाग में ये बात आई और उसने शुरू किया, वो चल रहा है सक्सेसफुली। वहां पे टीवी फ्रिज जो तोड़ना है तोड़ो, कुर्सी तोड़ो, चेयर तोड़ो, पूरा तोड़ फोड़ मचाओ, तो अपनी भड़ास निकालो वहां पर। बेसिकली मुद्दा ये है। तो सोशल, ये बेसिकली नया एक आइडिया था, नया कंसेप्शन था। ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईएम, आईआईएम से पढ़ा हुआ लड़का, उसने कहीं नौकरी नहीं की बाहर, और वो आइडिया ये डेवलप हुआ कि उसने देखा कि अब वो रातों रात करोड़पति बना। कैसे बना मैं बता रहा हूँ। उसने 1,000 ठेले बनवाए, 1,000 ठेले, ठेला सब्जी वाला, और ठेले पे सिर्फ क्या बेचा, आलू, एक ही चीज, मुंबई में। क्योंकि भाई एक आलू ऐसी सब्जी है जो हर घर में चाहिए, डेली चाहिए लगभग, सब्जी में भी स्पेशली। तो उसने 1,000 ठेले बनवाकर, खरीद कर, और सिर्फ आलू बेचने का काम किया। आईआईएम से पढ़े हुए लड़के ने। आप सोचिए, बाहर नहीं गया नौकरी करने, करोड़ों का ऑफर था नौकरी का, बोले कुछ नहीं, अपनी नौकरी वोकरी की हम मुझे जरूरत नहीं है। तो 1,000 ठेले से, और उसका मकसद ये था, एक ठेले से पूरे दिन में उसे कितने पैसे बच रहे हैं, सिर्फ 100 रुपए आलू बेचने में, वो भी बिल्कुल सस्ते दामों में। ठेला दे दिया किसी को, 100 रुपए बचेंगे। आप सोचिए कि 1,000 ठेलों से कितने बचे। 1 लाख। 1 लाख इन वन डे, इन वन डे, समझ रहे हैं आप? तो 30 दिन में मंथली पैकेज उसका ऑटोमेटिकली कितना हो गया, 30 लैक्स। 30 लाख सैलरी, 30 लैक्स की। और साल का पैकेज कितना हो गया, 3,60,00,000। नौकरी कितने की मिल रही थी, 70-80 लाख रुपए सालाना पैकेज पे। और कितना कमा रहा है, 3,60,00,000 रुपए सालाना, सिर्फ किससे, आलू के ठेले से। दिस इज द काइंड ऑफ आइडिया, कंसेप्शन, जिसको आपका सोशल सिस्टम अपोज करेगा। तो उसके घर वालों ने बोला, बोला साले तुम्हें पढ़ा लिखा के इसलिए हमने बड़ा किया कि तुम आलू का ठेला लगाओगे। उसके पिताजी ने, उसके घर वालों ने कहा। लेकिन उसके दिमाग में क्या है, ठीक है, उसके दिमाग में क्या है, उसने वैसा किया, एंड द रिजल्ट इज हियर। फिर क्लियर है सोशल सिस्टम। थर्ड, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। देखिए आज की डेट में एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट डेवलप करना ये बहुत डिफिकल्ट है। यंग जनरेशन जो है, इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो यंग जनरेशन है हमारी, उसको मतलब उसका कोई स्पिरिट नहीं है, उसकी कोई आकांक्षाएं नहीं है, कोई कुछ अपेक्षा नहीं है। उसको क्या है कि आप कोई कोर्स कर रहे हो और दिमाग में एक चीज सेट है, या जॉब करनी है, बस। कैरियर है, जॉब है, जॉब से मतलब अपने आप को बस वही टिका रखा है कि यार हमने एमबीए कर लिया, बीबीए कर लिया, एमसीए कर लिया, ठीक है, बीटेक कर लिया, जो भी करा, और आप क्या करेंगे, जॉब करेंगे, अच्छी नौकरी। तो बिजनेसमैन बनने का बहुत कम लोग सोचते हैं, 100 में से कोई एक या दो, आउट ऑफ 100। तो वो हमें बढ़ाना है, क्योंकि जब लोग सोचेंगे ही नहीं बिजनेस में आने के लिए, तो बनेगा कौन बिजनेसमैन। आप सोचिए, किसी भी बच्चे से जब आप छोटे से, आप नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं ना, बड़े होके क्या बनोगे, बच्चा क्या बताता है, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, ठीक है, मैं मैनेजर बनूंगा, मैं बैंक में बनूंगा। कोई नहीं, कोई बहुत ही शायद कम कहते हैं मैं बिजनेसमैन बनूंगा, मैं बड़ा होके टाटा बनूंगा या रिलायंस की तरह बनूंगा, बहुत ही कम। तो वो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट मिसिंग है। वो जब तक नहीं होगी, एंटरप्रेन्योर नहीं बनेगी, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम,
our education system is also faulty. मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, लेकिन the kind of education you people are getting or anyone is getting, somehow we lack practical knowledge. पढ़ना is one thing, पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको वो नॉलेज नहीं मिलेगी। लेकिन उस नॉलेज का प्रैक्टिकल कहाँ है, उस नॉलेज को मुझे अप्लाई कैसे करना है, दैट इज मिसिंग। आज की डेट में जो यंग जनरेशन है वो पढ़ तो रही है लेकिन काबिल हो रही है या नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क। आप देखिए हर साल लगभग बरेली कॉलेज से, बरेली में ही आपको मालूम है कितने ग्रेजुएट पास आउट होते हैं बरेली कॉलेज से हर साल? ग्रेजुएट, एनी आइडिया? सिर्फ बरेली कॉलेज से बात कर रहा हूँ। नो आइडिया? कम से कम बरेली कॉलेज से ही मैं बता रहा हूँ 30 से 40 हजार ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हर साल डिग्री लेते, हर साल वो फाइनल ईयर क्रॉस करते। 30 से 40 हजार, 40,000 समझ लीजिए आप। बीबीए, बीकॉम, बीए, ठीक है, ये सब करे हुए, और ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएट एमए, एमकॉम वगैरह करे हुए, एमएससी करे हुए, ये हर साल पास आउट होते हैं सिर्फ बरेली कॉलेज से। बाकी कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट और रेगुलर दोनों मिलाकर, बल्कि ये आंकड़ा 50,000 से भी ऊपर है। तो ये लोग जा कहाँ रहे हैं? कोई जॉब लग रही है इनकी, या ऐसे ही बस खाली पोस्ट ग्रेजुएट हो गए? अब जब आप एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आप ये सुन के बताइए मुझे, आप किसी बच्चे से पूछते हैं इंटरव्यू में कि बेटा क्या पढ़े हो, बोले पोस्ट ग्रेजुएट हो। पोस्ट ग्रेजुएट किस सब्जेक्ट में हो? एमए किया है। एमए किससे किया है? साइकोलॉजी से। एमए किससे किया है? ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से, या कुछ और सब्जेक्ट से, इंग्लिश से, हिंदी से एमए कर लिया। अब आप मुझे ये बताइए, ये आर्ट से एमए कर लिया, वो जो हिंदी से एमए कराया आपने, या इंग्लिश से आपने एमए किया है, या पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है, उसको लेकर आपको कौन सी कंपनी नौकरी देगी? वो पॉलिटिकल साइंस या वो ज्योग्राफी पढ़ना आपका किस तरीके से आपको पैरों पे खड़ा कर सकता है? कोई बताएगा मुझे? सोच के बताइए, कर सकता है? हाँ या ना? आर यू लिसनिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, आपने हाईएस्ट डिग्री ले ली, मगर उसके बावजूद भी आप अपने पैरों पे नहीं खड़े। क्यों? फॉल्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। आपने कुछ ऐसा सीखा ही नहीं जो आपके लिए कैरियर बनाए, आपको जॉब दे। भाई भूगोल से पढ़ के आपने एमए कर लिया, लेकिन भूगोल किस जगह काम आ रहा है? ज्योग्राफी या हिस्ट्री किस जगह काम आ रही है? क्या आप ज्योग्राफी हिस्ट्री से बैंक चला सकते हैं, बैंक की नौकरी कर सकते हैं? क्या आप कोई बिजनेस चला सकते हैं भूगोल और हिस्ट्री से? कुछ नहीं कर सकते। ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए। तो ये फॉल्ट है एजुकेशन सिस्टम का। बजाय इसके अगर आपने कुछ और सीखा होता, आपने कंप्यूटर की नॉलेज ली होती, आपने कोई टेक्निकल नॉलेज ली होती, तो आज शायद आप जॉब कर पाते या अपना बिजनेस कर पाते। बाहर के देशों में, विदेशों में, जापान, चाइना, ये ऐसे देश हैं जहां पर एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करके चलती है गवर्नमेंट। आप चाहें या ना चाहें, जापान में आपको इंजीनियरिंग पढ़नी ही पढ़नी है। वहां ऑप्शन नहीं है कि यार मैथ में मेरा थोड़ा हाथ तंग है तो मैं क्या करूं, कॉमर्स ले लूं या मैं आर्ट ले लूं। वो वहां पर नहीं है सिस्टम। जापान में अगर आप शुरुआत से ही कुछ भी पढ़ रहे हो तो क्लास 4 से क्लास 5 से वहां पे इंजीनियरिंग की शिक्षा देना शुरू कर देते। हाई स्कूल तक आते आते, 10th तक आते आते बच्चा लैपटॉप, मोबाइल फोन, रोबोट,
असेंबल कर सकता है खुद। आप उसको सामान ला के दे दो, वो कैलकुलेटर, एलईडी टेलीविजन, कंप्यूटर, लैपटॉप खुद बना देगा, उसको इतना आ जाता है। तभी तो जापान का नाम इलेक्ट्रॉनिक्स में है। सेम इज विथ चाइना। चाइना में भी आप देखिए कि बहुत सी एजुकेशन यही दी जा रही है। मार्शल आर्ट वहाँ छोटे बच्चे को सिखा देते हैं, 1 साल का बच्चा होता है, मार्शल आर्ट में उसको डाल दिया जाता है। स्विमिंग उसे आती है, मार्शल आर्ट उसे आती है, ये सारी एजुकेशन उसको हर बच्चे को दी जा रही है। ये नहीं है कि आप सेलेक्ट करोगे कि नहीं साहब मैं तो कराटे नहीं सिखाऊंगा बच्चे को, कुछ नहीं, सीखनी ही सीखनी है। तभी जब ओलंपिक्स होते हैं, सारे ओलंपिक में मेडल आप देखिए कौन लेके जाता है, चाइना। स्विमिंग में वो, जिम्नास्ट में वो, सब चीजों में वो मेडल ले जाते। क्यों ले जाते? क्योंकि वहां पे बच्चे डेली, उनके बच्चे बचपन से सीख रहे हैं। गेटिंग व्हाट आई मीन? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज द एजुकेशन सिस्टम। ठीक है। फिर आ रही है प्रॉब्लम, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। आप बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, पैसा लेके जेब में, बिजनेस शुरू करते हैं, जमीन देखते हैं, वहां पर आप प्लांट लगाते हैं, सेटअप तैयार करते हैं, पता लगता है कि भैया रोड ही नहीं पड़ी है, ट्रक आ रहा है, कच्चा रास्ता है, ट्रक पलट गया, आपको और नुकसान, रॉ मटेरियल सब खराब हो गया, ट्रक और आपका बेकार हो गया। ट्रक से आप जा रहे हैं, कोई रेलवे स्टेशन नहीं है पास में कि आप कहीं दूसरे स्टेट में सामान भेज पाओ, ये प्रॉब्लम है। लाइट नहीं है प्रॉपर, वहां पर सड़कें नहीं है, ड्रेनेज की फैसिलिटी नहीं है, कूड़ा कहाँ फेंकें, जो पानी निकल रहा है गंदा वेस्ट वो कहाँ फेंकें। दीज आर दी लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज व्हिच इंडिया इज फेसिंग। हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, बरेली में नहीं है। आप बरेली में सोच सकते हैं, यहाँ से अगर आपको चौपला अभी स्टेशन जाना हो, पहुंच जाएंगे स्टेशन सही से? पहुंच ही नहीं सकते आप, पूरा रास्ता खुदा पड़ा है, सारी रोड टूटी पड़ी है ना। स्टेशन पहुंचे ना पहुंचे, आदमी भगवान के पास जरूर पहुंच जाएगा। तो दिस इज द प्रॉब्लम कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर देयर। रूरल एरिया के तो कहने ही क्या, गांव देहातों में कहीं बाढ़ का पानी है। आप सोचिए कि बरेली जैसे शहर में भी हालत ये है, हर साल पूरा मुंबई महाराष्ट्र बाढ़ से डूब जाता है, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश सब बाढ़ से, असम, उड़ीसा, हर साल की बात है। अब कंपनी वहां पर अगर सेटअप बनाने के लिए सोचे तो 10 बार सोचेगी कि यार बाढ़ में हर साल ऐसा तो नहीं है सब बह जाएगा। ये लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि प्लान सिटीज नहीं है, पानी का कोई निकासी नहीं है, पानी कहाँ से जाना है कहाँ से आना है सोचा ही नहीं गया, इस बारे में बना दिया गया बस। तो ये चीजें बहुत जरूरी है खासकर डेवलपिंग देश में। फिर है टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस। टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, देखिए टेक्नोलॉजी की बात करें हम तो हम अभी भी बहुत पीछे हैं। ठीक है, हम अभी भी बहुत पीछे। बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी भी हम बाहर से ही आयात कर रहे हैं, और निर्भर हैं बाहर के देशों पर ही, खरीद नहीं पाए, बना नहीं पाए। बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम बनाने लग गए हैं। अभी हमने चाइना को बॉयकॉट तो कर रखा है भाई, चाइना को हमने अपने दिल को संभाल रखा है कि भाई सभी लोगों ने, हम चाइना का कुछ नहीं खरीदेंगे, चाइना से कुछ नहीं लेंगे। लेकिन ये भी जानते हैं, तब से लेके अब तक बहुत से लोग सोच रहे हैं यार नया मोबाइल खरीदना है, लेकिन नहीं खरीद रहे। पूछिए क्यों नहीं खरीद रहे? क्योंकि इंडियन को किस कंपनी का खरीदेंगे आप इंडिया की किस कंपनी का मोबाइल खरीदेंगे? आप बताइए मुझे। माइक्रोमैक्स खरीदना चाहते हैं आप? अगर मैं आपसे कहूँ कि माइक्रोमैक्स खरीद लीजिए तो आप खरीदेंगे? इंटेक्स का फोन खरीद लीजिए, आप खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे आप, बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर द फोन डेवलप्ड बाय एनी अदर कंपनी, कंपनी विच इज आउटसाइड इंडिया। सैमसंग खरीद सकते हैं आप, सैमसंग भी इंडिया का नहीं है, राइट? द प्रॉब्लम इज दिस। तो टेक्नोलॉजिकली हम बहुत ही पीछे हैं दूसरे देशों से, और इंतजार कर रहे हैं
एक तरफ बात ये भी कर रहे हैं कि साहब चाइना का माल नहीं खरीदेंगे, और दूसरी तरफ हम अपने आप को कंट्रोल करके बैठेंगे, जब चीजें सुधर जाएंगी, जब चाइना से दोबारा से बिजनेस शुरू हो जाएगा, फोन आने लगेंगे, तब खरीद लेंगे, अभी इसी से काम चला लेंगे। अब दिवाली आएगी, दिवाली आ रही है, आप कितना कोशिश कर लीजिए, आप जाएंगे मार्केट में, कहीं ना कहीं जिन जिन व्यापारियों पे पिछले साल का चाइना का झालने या माल पड़ा हुआ है, लाइटिंग वगैरह का, आप वही खरीदेंगे। इस बात को लिख के रख लीजिए आप। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि वो झालर आपको 30 रुपए में या 20 रुपए में मिलेगी, और इंडियन वाली अगर बन भी गई, पहली बात तो बनी नहीं, और बन गई अगर, तो 150-200 रुपए से कम नहीं मिलेगी, जो आप खरीदेंगे नहीं। गलत कह रहा हूँ? ठीक है, तो दिस इज व्हाट टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड। हमारे पास अभी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं आई कि हम compete कर सकें विदेशों से या विदेशी कंपनियों से। क्लियर? लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। फिर क्या है? प्रॉपर मोटिवेशन नहीं है एंटरप्रेन्योर्स को। किसका मोटिवेशन? भाई जो भी एंटरप्रेन्योर बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस की फील्ड में है, वो उनके मोटिवेशन तो नहीं है, बल्कि उनको फ्रस्ट्रेशन है। अभी आप किसी व्यापारी से बात करिए, बरेली में इतने बड़े बड़े व्यापारी हैं, और न्यूज़पेपर में आप न्यूज में सुनते भी हैं, उनके फोटो के साथ छपता है, सब गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज करते रहते हैं, सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वादे किए, ये नहीं किया। आप खुद देख लीजिए, संतोष गंगवार बैठे हुए बरेली के महामहिम, क्या करा है इन्होंने बरेली के लिए? ये हर साल जीत जाते हैं, हर 5वें साल में जीत जाते हैं। आज 15-20 साल हो गए इनको बनाते बनाते मंत्री, क्योंकि ये भाई हमें भाजपा की वजह से वोट देना पड़ता है, और फायदा इन्हें मिलता है कि भाजपा का नाम लेके हर साल जीत जाते हैं। रबड़ फैक्ट्री 20 साल से वीरान पड़ी है, आज तक डेवलप नहीं हो पाई। हर साल मुद्दा उठता है कि रबड़ फैक्ट्री पे हमें कंपनियां बने, यूनिट्स बनेंगी, इंडस्ट्रियल हब बनेगा, बरेली का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, भगवान जाने कब होगा। मोटिवेशन है ही नहीं, बिजनेसमैन को कोई फायदा नहीं। ठीक है, बिजनेसमैन को कोई फायदा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे, उल्टा और तोड़ा फोड़ी और सीलिंग और हो रही है। तो मोटिवेशन नहीं है। एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस करना भी चाह रहे हैं, जमीन उनको नहीं दे पा रहे हैं, उनको सस्ता 24 घंटे लाइट की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, रोड से नहीं दे पा रहे हैं, तो कैसे उनका डेवलपमेंट हो? तो लैक ऑफ मोटिवेशन इज देयर फॉर एंटरप्रेन्योर। ट्रेनिंग भी नहीं है। अगर आप चाहें तो बरेली किस चीज के लिए मशहूर है? कोई बताएगा अच्छा मुझे, बरेली किन किन चीजों के लिए मशहूर है? सुरमा, और जरी का काम सर, जरी का काम, और मांझा। हाँ मांझा, और भी कुछ? बैम्बू। यस, बांस का काम। ठीक है, कहावत भी है, उल्टे बांस बरेली को। तो कहावत जो मुहावरा है उसमें भी बरेली है, उल्टे बांस बरेली को। व्हाट डज इट मीन? कि जहाँ बांस के सामान की बात आती है तो बांस का उद्योग बरेली में सबसे ज्यादा है। ऐसी सुरमा, जरी का काम। और आप सोचिए कि जिसमें बरेली का नाम है, आज से नहीं सैकड़ों सालों से वो सारे उद्योग चौपट हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट। कुछ किया ही नहीं, बातें करी है खाली, काम कुछ नहीं किया। कर देंगे, हो जाएगा, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, आश्वासन पे आश्वासन दिए, काम कुछ नहीं किया। अगर आप चाहते तो जरी का उद्योग बरेली में है, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में जरी के लिए फेमस है बरेली। इस काम को मरने नहीं दिया जाता। लोग घरों में जरी का काम कर रहे हैं, उन्हें फैसिलिटीज दी जाती, उन्हें फंड प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि वो जिंदा रहे, ताकि वो काम चलता रहे। सुरमे का काम है, बांस ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। बांस मंडी में आप जाते हो कुमार टॉकीज के पास, थोड़ा बहुत ही शॉप रह गई है जहाँ बांस का फर्नीचर है, वरना सब खत्म हो गया। ठीक है, जबकि ऑल ओवर इंडिया में नहीं, विदेशों तक में बांस के फर्नीचर्स की मांग है।
अंग्रेज लोग जो आते हैं वो बांस की बहुत अच्छी खरीदारी करते हैं। बास्केट्स और जो हैंगिंग झूला वगैरह होते हैं वो विदेशों तक में एक्सपोर्ट हुआ करते थे, सब खत्म हो गया। तो लैक ऑफ मोटिवेशन है, गवर्नमेंट मोटिवेट नहीं कर पाती है एंटरप्रेन्योर्स को, और ट्रेनिंग भी नहीं दे पाती है। ट्रेनिंग मीन्स कि किसी उद्योग को लगाने के लिए, किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए जो बेसिक ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है, वो आपको मिलनी चाहिए। आप कोई अगर सीमेंट की इंडस्ट्री शुरू कर रहे हो, आप मोबाइल फोन की कोई इंडस्ट्री अगर डालना चाह रहे हो, या आप कोई भी अगर और एक्सवाइजेड बिजनेस करना चाह रहे हो, तो उसके लिए ट्रेनिंग कौन देगा? वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट के जिम्मे का भी काम है। गवर्नमेंट चाहे तो एक पर्टिकुलर एरिया में वो ट्रेनिंग दे सकती है, दे भी रही है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उस दर्जे पे नहीं दे पा रही है। तो जिस वजह से एंटरप्रेन्योर क्या है, फ्रस्ट्रेट या डेवलप नहीं कर पा रहे। दिस इज द प्रॉब्लम।